नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पर्यटन नगरी नैनीताल में घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ महोत्सव 2025 का आयोजन उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य पहाड़ी संस्कृति, लोक परंपराओं और पुस्तक प्रेम को बढ़ावा देना है, जिसमें कि सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते। श्री अनिल डब्बू जी, दिनेश आर्या जी, शांति मेहरा जी, रेणु अधिकारी जी, दीपक मेहरा जी, रेखा कत्यूरिया जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद काला डोंगी, मंजू गौड़ जी, ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी, जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी, पूर्व मेयर। मुझे लगता है और उसके बाद रुद्रपुर भी नहीं हो पाएगा। तीनों कार्यक्रम मेरे आज नहीं हो पाएंगे, तो मैंने कहा ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और आगे फिर कार्यक्रम यहाँ लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जल्दी टाइम नहीं है, चुनाव का समय है। फिर भी मैंने उनको पायलट साहब को कहा कि आप एक बार ट्राई करिए, यहाँ ठीक है, ट्राई करिए। और नैनीताल पहुंचते पहुंचते तक बारिश ही हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में कोहरा हट गया, बादल छट गए, बारिश रुक गई और सूरज निकल गया। कमल एक बार और, जैसा ही प्रताप जी बैठे हैं पीछे, ऐसे ही एक बार और हुआ। देवीधुरा में बगवाल थी जिस दिन, रक्षाबंधन के दिन, इस बगवाल से पिछली वाली में 2024 में, तो मैं खटीमा था। 11:30 बजे वहां से चलना था और 12 बजे पहुंचना था। तो पायलट ने कहा कि बिल्कुल भी जो है मौसम है नहीं और आज तो किसी कीमत पर वहां नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि अब मैया की यही इच्छा होगी। मैं 3 साल लगातार जा चुका हूं, तो इस साल मैया नहीं बुला रही शायद, लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चलते हैं अपने टाइम से। तो जैसे ही उसमें हेलीकॉप्टर में बैठे तो पायलट ने कहा साहब इसके बाद कहां जाना है, क्योंकि वहां तो उतर नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा यहां नहीं उतर पाएंगे, आप इसके बाद देहरादून चल देंगे। आज संयोग से यहाँ राम सिंह कैड़ा जी नहीं आए हैं। राम सिंह कैड़ा जी ने वहां मेरे लिए एक छत्र बना रखा था, घंटी बड़ी चलाने के लिए मेरे नाम से। तो मैंने कहा चलो ट्राई करो। तो जैसे ही हम रीठा साहब के आसपास पहुंचे तो मैंने पैर के जूते निकाल लिए और 2 मिनट मैया का ध्यान किया। मैंने कहा मैया शायद मैं नहीं आ पा रहा हूं, आप ये जो छत्र है ये आप स्वीकार कर लेना। बस इतना ही मैंने ध्यान किया और मेरी आंख खुली तो मुझे जो है एकदम से देवीधुरा का मंदिर दिखाई देने लगा। तो मैंने कहा है तो देवीधुरा मंदिर दिखाई दे दिया, बाराही मैया का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मैंने सोचा चलो चलो आगे चलो देखते हैं। वो नीचे तो शायद नहीं होगा, लेकिन नीचे करते करते वो हवाई हेलीकॉप्टर लैंड हो गया नीचे जमीन में, और कोई भी आदमी मुझे लेने नहीं आया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि अब नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से कई बार हो जाता है। आज तो सामान्य बात है। आपने इतना धौल पहन रखा है, धौल श्वेत धौल नया। तो आज भगवान सूर्य की विशेष कृपा हुई। मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मैं आप सबके बीच में विश्व प्रसिद्ध घोड़ा लाइब्रेरी की जो हमारी ऊर्जावान टीम है, इधर आवाज पहुंच रही है क्या पीछे? कहां तक पहुंच रही है? थोड़ा कम आ रही थी ना, इसलिए मैंने पूछा था। तो हमारी ये ऊर्जावान टीम, इनके द्वारा आयोजित ये हमारे लोक संस्कृति, पुस्तकों एवं प्रकृति को समर्पित ये जो पछयाड़ महोत्सव के माध्यम से इन सब लोगों ने आज आप सबके बीच में इतना बड़ा यहाँ पर उपस्थित होने का मौका दिया। ये सौभाग्य है हम लोगों का। और ये घोड़ा लाइब्रेरी, ये अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी वास्तव में हमारे यहाँ का जिस प्रकार का भौगोलिक संरचना है, उस भौगोलिक संरचना दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, उम्मीद है उनके लिए एक मार्ग दिखाने का काम करती है।
जो दुर्गम रास्तों में, सीमित संसाधनों में और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज्ञान का उजाला उनके घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह अनूठी पहल हमारे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में घोड़े के माध्यम से पुस्तकों को पहुंचाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने और भविष्य को एक दिशा देने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। ये ज्ञान, संस्कार और सेवा का एक जीवंत प्रतीक है जो समाज के अंतिम छोर में खड़े बच्चों को शिक्षा का उजाला देने का काम कर रही है। जहां उजाला नहीं पहुंच पा रहा है, वहां भी ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी से जुड़े हुए हमारे ऊर्जावान युवाओं की इस अभिनव और प्रेरणादायी पहल की विशेष रूप से उन्होंने सराहना की थी। और आज भी आप सब सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं, ऐसे प्रेरक काम हैं जो लोग कर रहे हैं और अनवरत रूप से कई सालों से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए अनेक ऐसे इस प्रकार के प्रेरक प्रसंगों को, हमारे यहाँ के नवाचारों को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा, युवाओं के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उन सभी को किसी न किसी माध्यम से अपनी मन की बात के कार्यक्रम से माध्यम से देश और दुनिया को बताने का काम किया है, देश और दुनिया के सामने ले जाने का काम किया है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव के आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी लोक संस्कृति, पुस्तकों और प्रकृति से जोड़ने का भी एक अद्वितीय प्रयास किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे बच्चों में पुस्तक संस्कृति को विकसित करने वाले इस नवाचार के लिए प्रिय भाई अनुज सुबन मधानी जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं और हृदय से इनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जहां हम एक तरफ घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में एकत्र हुए हैं, वहीं आज नैनीताल जनपद के समग्र विकास के लिए 114 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को और अधिक अच्छा बनाने में, उनको मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकास के हों, समृद्धि के हों, नवाचारों के हों, अनेक निर्णय लेने हों, जहां एक ओर आज हम शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। वहीं हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है और हम प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम केदारखंड की भांति ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत नैनीताल जनपद के अंतर्गत सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के साथ साथ कैंची धाम, तल्लीताल में हनुमानगढ़ी, मुक्तेश्वर धाम सहित क्षेत्र के विभिन्न पौराणिक मंदिरों का आज विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही आज हम कोटाबाग के तो भटकानी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी लोकार्पण कर रहे हैं। और आज अभी भगत जी हम लोगों को सौभाग्य देंगे, तो मैं और आदरणीय अजय भट्ट जी अभी हनुमान जी को ढोक भी लगा लेंगे यहां से जाते हुए। हाँ, भोग लगाएंगे। इसके साथ ही आज हमने जहां एक और कालाडूंगी क्षेत्र में कई मोटर मार्गों के नवनिर्माण एवं सुधारीकरण कार्यों का
आज यहां पर शिलान्यास भी किया है। वहीं हल्द्वानी और कालाडूंगी क्षेत्र में बिजली की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 78 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार से जुड़े कार्यों का शिलान्यास भी किया है, जिससे आम जनों को निर्बाध रूप से और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनके सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम भी किया, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में एक शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की। हमारी सरकार द्वारा राज्य में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही हमने राज्य के 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए हैं। यही नहीं, अब उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे घर बैठे ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। इससे बच्चे तुरंत फीडबैक प्राप्त कर अपना स्वयं का मूल्यांकन भी कर पा रहे हैं कि हमने कितनी तरीके से पढ़ाई की है, कितना हमको और तैयारी करनी है। एक अच्छा मूल्यांकन भी हो रहा है, जिससे उनको ज्ञात हो जाता है कि किस विषय में उनको और अधिक कितनी मेहनत करनी है। इसके साथ ही हम राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 5 पीएम ई विद्या चैनल भी संचालित कर रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनको अपने पठन पाठन के लिए प्रोत्साहन मिले, वो आगे बढ़ें और शिक्षा में उनकी रुचि बनी रहे। वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के बच्चों को पूरे भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी की है। पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे गए थे, इस वर्ष भी गए हैं। मुझे लगता है हमारे इस ब्लॉक से भी गए होंगे। प्रदेश के सभी ब्लॉकों से बच्चे भारत भ्रमण पर जा रहे हैं, जिससे उनका एक अच्छा उनको एक्सपोजर मिल रहा है। अनेक अनेक बड़े बड़े संस्थानों को देखने का अवसर मिल रहा है। अनेक अनेक जो बड़े बड़े अवस्थापना बनी है देश के अंदर, उनसे सीखने का अवसर मिल रहा है। अनेक लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में हमने 8 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है, जिससे 42,000 से अधिक छात्र छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित भी हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। और इस अभिनव प्रयास की भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी बहुत प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। हमारी सरकार स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं में भी पुस्तकें तैयार की गई हैं। इसके साथ ही थारू, बॉक्सा, रवाल्टी भाषाओं में शब्दकोश भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपरा
और महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों में कौशल, उद्यमता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत सारे बच्चे या उनके अभिभावक जो यहां पर होंगे, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे इसमें से भी बहुत सारे आगे चलकर सरकारी नौकरियों में जाने का सपना देख रहे होंगे या उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आपके और आपके बच्चों के ये सपने, ये मेहनत, ये उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता किसी भी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। और अब नौकरियां प्राप्त करने का या चयन होने का केवल एक मानक होता है, वो मानक होता है योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। उसी का कारण है, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा, कि अब बहुत सारे हमारे छात्र, हमारे छात्राएं, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन जो परीक्षाओं में पहले भी कई सालों से भाग ले रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था, क्योंकि चयन उनका हो जाता था जो नकल माफियाओं से साठगांठ करते थे, चयन उनका होता था जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे। लेकिन जो ईमानदारी से, मेहनत से गरीब माता पिता अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए जो तमाम प्रकार के कष्टों का सामना करते थे, अपनी निजी जिंदगी में तमाम प्रकार की जरूरतों की कटौती करते थे, उसके बाद अपने बच्चों की तैयारी करवाते थे, उनके साथ अन्याय होता था। भाइयों बहनों, हमने इस एक व्यवस्था ये जो खराब हो चुकी थी, नकल एक उद्योग बन चुका था, इस नकल के उद्योग को पूरी तरह से उसमें ताला लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा पिछले 3 वर्षों में जब से नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और अगर ये मैं कुल 26,000 से ज्यादा इन नियुक्तियों की बात करूं, तो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद इन 25 सालों में अगर हम कुल नियुक्तियों को निकालते हैं, तो कुल नियुक्तियों में से 2/3 से अधिक नियुक्तियां यही 26,000 से अधिक नियुक्तियां हैं। 2/3 से अधिक का आंकड़ा है, ऐतिहासिक आंकड़ा है, और यह अनवरत रूप से चलने वाला है। ये क्रम यहीं रुकने वाला नहीं है। मैं अपने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से, अपने छात्रों से, छात्राओं से, अभ्यर्थियों से, अपने भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि जिनको भी अभी आगे की परीक्षाओं में भाग लेना है, वो अपनी तैयारियां करें, मेहनत करें और पूरे मन लगाकर पढ़ाई करें। अब कोई नकल माफिया उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेर पाएगा, क्योंकि अब हमने सख्त नकल का कानून लागू किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीटीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी करवाने के लिए भी वित्तीय सहायता का हमने प्रावधान किया है। इसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। आज के अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप पुस्तकों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। क्योंकि आज ये घोड़ा लाइब्रेरी से संबंधित है, विकास की योजनाएं चल रही हैं। मैं जरूर अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि ये किताबें पढ़ना ये हर किसी की आदत में होना चाहिए, ये आदत में आना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं कि जब जब मुझे थोड़ा समय मिलता है, कुछ न कुछ पढ़ूं, कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले, क्योंकि किताबें ये सच में अगर मैं कहूं तो ये दिमाग की खुराक देने का काम करती हैं। इसलिए हमें दिमाग की खुराक लेने में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान न केवल अपने शैक्षणिक जीवन को सशक्त बनाएगा, बल्कि आपके चरित्र, आपकी सोच और आपके भविष्य को भी एक नई दिशा देने का काम करेगा। मेरा मानना है कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, मार्गदर्शक होती हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान बनने का, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। तो मैं पूछना चाहता हूं सब लोगों से, तो पुस्तकों को अपना साथी बनाने में अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे स्वयं के साथ?
पढ़ेंगे पुस्तकें? जोर से बोलिए, इधर से आवाज कम आ रही है। चलिए, अब यहां पर भगत जी ने बहुत काम पहले ही यहां कर रखे, और ये जब भी मेरे पास आते हैं तो हमेशा विधानसभा के बारे में ही बात करते हैं, और छोड़ते ही नहीं है जब तक ये काम ना करो, इनके छोड़ते ही नहीं है। तो यहां पर जो है अनेक कामों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, जैसे कोटाबाग महाविद्यालय में कृषि संकाय खोलने को लेकर भी ये आए थे, कई बार इन्होंने कहा। और ये चूंकि एक नया विषय खोलना था, थोड़ा कठिन कार्य था, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं। इसके साथ ही ये महाविद्यालय की बाउंड्री है, इसने मुख्यमंत्री घोषणा से स्वीकृत कराया इन्होंने। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर चमोली में कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। किसान दिवस 2025 के अवसर पर भव्य कार्यक्रम, और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेला मैदान गोचर चमोली से शुरू होगा कार्यक्रम। तो बड़ी अपडेट, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यमुना घाटी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित रवाई लोक महोत्सव के दूसरे दिन पूरा कार्यक्रम लोक सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण स्थानीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ही गूंज और रवांटी कवि सम्मेलन रहा, और कवि सम्मेलन में क्षेत्रीय कवियों ने अपनी बोली भाषा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का संदेश दिया, और नई पीढ़ी से ही अपनी मातृभाषा को ना भूलने की भी अपील की। महोत्सव के दौरान ही 21 ढोल वादकों ने ही एक साथ ढोल दबाऊ और इसके साथ ही रणसिंगा की सामूहिक प्रस्तुतियां दी हैं, जिसे पूरा वातावरण लोक धुनों से गूंज उठा। शंखनाद ने ही कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्थानीय वस्तु विशेष को छुआ और रवाई लोक महोत्सव की जो मूल परिकल्पना है उसको परिदृश्य करने में वो सफल रहे। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि जो रवाई की संस्कृति है, उनका खान पान है और रहन सहन है, और आज जो बुक का जो विमोचन हुआ है, उन सब बातों में इन सब चीज़ों का समावेश है। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई इस पूरी टीम को। देखो, मैं प्रत्येक साल रवाई महोत्सव में आती हूँ, और यहाँ आकर के जो रवाई महोत्सव में अपनी बोली, अपनी भाषा, लोक भाषा और लोक बोली के लिए जो संवर्धन के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं रवाई महोत्सव की सबको बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम इसी तरह से अपनी लोक भाषा, लोक बोली का संरक्षण करें। मैं ये सभी से कहना चाहूँ। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।